वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हिस्ट्री क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर है, आज मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस पूरे वीडियो का आप ज़रूर देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं इसे। व्हाट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति आखिर है क्या? तो फ्रांस में 1789 से 1799 के बीच कुछ राजनीतिक और सामाजिक बदलाव होते हैं, जिसमें वहाँ का राजा किंग लुइस 16 को सत्ता से हटा दिया जाता है और वहाँ लोगों के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है वो चलती है। तो आज हम इस पूरे चैप्टर में बस इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। उस टाइम फ्रांस में 3 तरह के स्टेट्स होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आ गए क्लर्जी यानी जो चर्च के पादरी होते थे वो सब। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, जो राजा रानी हो गए या राजघराने से जो ताल्लुक़ रखते थे। और जो थर्ड स्टेट में थे वो थे बिजनेसमैन, छोटे मोटे मजदूर, किसान, नौकर, लॉयर्स, मर्चेंट्स, तो ये सब आ गए। तो उस टाइम क्या था, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को एक जन्म अधिकार दिया गया था कि उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना है, कोई भी टैक्स नहीं देना है, और जो सारा टैक्स है वो सिर्फ थर्ड स्टेट को ही देना है। तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट इन दोनों को मिलाकर कुल आबादी होती थी ओनली 10%, लेकिन सिर्फ थर्ड स्टेट कुल मिलाकर 90% की आबादी थी। तो उस टाइम 3 तरह के टैक्स पे किए जाते थे। पहला था तिथ, दूसरा टेल और तीसरा इनडायरेक्ट टैक्स। जो तिथ था वो 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो था वो होता था तिथ, यानी जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसका 1/10 वो सीधा क्लर्जी लोग के पास जाता था। और टेल जो होता था वो टैक्स डायरेक्ट नोबिलिटी के पास जाता था, नोबल्स जो राजा होते थे उनके पास जाता था। और इनडायरेक्ट टैक्स में आ गए जैसे घरेलू सामान, उन सभी पर लगा हुआ टैक्स, वो होते थे इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम आगे बढ़ते हैं। कॉजेज फॉर रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के क्या क्या कारण थे, अब हम उन्हें जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज, राजनीतिक कारण। लुइस 16 1774 में उसने गद्दी संभाली जब वो 20 साल के थे, लेकिन उससे पहले लुइस 15 वहाँ का राजा था। और लुइस 15 ने क्या किया, ब्रिटिश से लगातार 7 सालों तक युद्ध किया, और इस युद्ध के दौरान उनके सारी जो पैसे थे, जो देश के रिसोर्स थे, फाइनेंशियल रिसोर्स, वो सारे ख़त्म हो गए। तो लुइस 15 ने दूसरे देशों से कर्ज लिया और उन्होंने टोटल 2 मिलियन लीवर लोन लिया दूसरे देशों से। फिर जब लुइस 16 1774 में राजा बने तो उन्होंने भी यही किया, ब्रिटिश से फाइट किया, और उन्होंने साथ ही साथ अमेरिकन के 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटिश से आज़ाद भी कराया। तो इन सब में उन्हें काफ़ी खर्चा लगा, जो खर्चा उन्होंने कर्ज में दूसरे देशों से या बड़े बड़े मनी लेंडर्स से लिया। तो कुल मिलाकर अब फ्रांस पर 3 बिलियन लीवर का लोन चढ़ चुका था। तो उन्होंने जिन मनी लेंडर से जिन देशों से कर्ज लिया था वो अब 10% उस पर इंटरेस्ट लगाने लगे। तो अपने देश के आर्थिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए फ्रांस के राजा लुइस 16 ने टैक्स को बढ़ाने का सोचा, और ये टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट द्वारा पे किए जाते थे। तो जिसके कारण लोग बहुत गुस्सा हो गए और
फ्रांस की क्रांति हुई। तो अगला कॉज हम पढ़ेंगे सोशल कॉजेस। सोशल कॉजेस में क्या हुआ, जो क्लर्जी और नॉवेल्स थे उनकी आबादी तो थी 10%, लेकिन उनके पास पूरा 16% 60% ज़मीन थी। 10% की आबादी लेकिन 60% ज़मीन थी। वही थर्ड स्टेट की आबादी 90% और उनके पास टोटल ज़मीनें थी सिर्फ 40%। और उन 40% में से भी ये ज़मीनें सिर्फ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो पैसे वाले मर्चेंट्स होते थे सिर्फ उन्हीं के पास थी। छोटे मोटे मजदूर किसान के पास तो वो भी नहीं थी। और क्लर्जी और नोबिलिटी को तो एक अधिकार दिया गया था जन्म से ही कि उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। और पीजेंट्स जो होते थे, जो छोटे मोटे किसान हो गए, मजदूर हो गए, उन्हें जो क्लर्जी और नोबिलिटी होते थे वो अपने घर में अपने फील्ड में काम करवाया करते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था, कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था। वे ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया करते थे। तो ये था सोशल कॉजेज़। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या क्या थे। 1715 में फ्रांस की आबादी थी 23 मिलियन, लेकिन वो 1789 यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम बढ़कर 28 मिलियन हो गई, जिसके कारण जो है खाने की डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ने लगी। तो इसी बीच क्या हुआ, सुखाड़ आ गया, जिसके कारण जो फसल हुई वो उसकी पैदावार कम हुई। तो और जो वर्कर्स होते थे उनके जो तनख्वाह होती थी वो अभी तक फिक्स थे, वो बढ़ते ही नहीं थे, वो फिक्स थे। लेकिन जो खाने का जो प्राइस था, जो स्टेपल डाइट उनका था, उनका प्राइस था वो लगातार बढ़ते जा रहा था। तो इसके कारण वो उन्हें खरीद नहीं पाते थे। तो जब फूड ग्रेन्स की कमी हुई तो इसके कारण एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है, जो उनके रोज़ के खाना है वो उसका स्कार्सिटी हो जाना, ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में आया। तो ये थी इकोनॉमिक कॉजेज़। अब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम यूएसए। एक बात हम बता दें आपको कि अगर आप चाहें तो इस वीडियो को बीच में रोक कर इन सभी टॉपिक्स को नोट भी कर सकते हैं। आप इस रोक कर नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम यूएसए। तो ये मिडिल क्लास लोग थे क्या, जितने भी कॉजेज़ हम पढ़े उन कॉजेज़ के कारण जो रिवॉल्ट होने लगे, विद्रोह होने लगे फ्रांस में। लेकिन ये विद्रोह काफ़ी छोटे हुआ करते थे, जो बगल के शहरों तक भी नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि जो विद्रोही थे उसमें वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो थर्ड स्टेट में ही मिडिल क्लास आते हैं। ये मिडिल क्लास लोग में आ गए जैसे लॉयर हो गए या बड़े बड़े मर्चेंट्स, बिजनेसमैन जो पढ़े लिखे होते थे। तो इन्होंने इस रिवॉल्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब सब यही संभालने लगे। और एक बात और, उसी टाइम अमेरिका में अमेरिका के लोगों ने इंडिपेंडेंस प्राप्त कर ली और वहाँ के सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दे दिया गया। तो इन्होंने सोचा कि जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये थी ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लासेस एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम यूएसए। तो दोस्तों आज का हमारा यहीं तक था वीडियो। अगर आप चाहते हैं इससे आगे तक देखना तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, सब्सक्राइब करें अगला पार्ट देखने के लिए। Thank you for watching this video.